गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग फिर से हिंदी ग्रामर के जो पार्ट था हमारा समास, उसको फिर से पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले पार्ट में भी कहा था कि इसके 2 या 3 पार्ट आएंगे, क्योंकि पहले पार्ट में हमने समास को पढ़ा था, दूसरे पार्ट में हमने समास के कुछ भेदों के बारे में पढ़ा था, और उसी के अंदर हमने समास के पद के बारे में पढ़ा था कि 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद होता है। पूर्व पद का मतलब होता है पहला और उत्तर पद का मतलब दूसरा। मैं पद क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये नहीं समझ में, अगर इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो पूरा आपका ये जो समाज होगा, समाज का पूरा ये समझना एकदम कठिन हो जाएगा। तो हमने पिछले अध्याय में समास के जो पढ़े थे, एक बार उसको दोहराने की, ये पार्ट 3 है, ये इसका अंतिम पार्ट है। इसके बाद हम लोग समाज बनाना सीखेंगे। अभी तक हम समाज सीख रहे थे, समाज क्या है। अब हम लोग समाज विग्रह करना सीखेंगे, समाज का उसको समाज अलग करेंगे, समाज बनाएंगे, जो अलग करके फिर एक साथ मिला के समाज बनाना सीखेंगे। तो हमने समाज सीखा था। समाज का मतलब क्या होता है कि आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों को जब मिलकर एक संक्षिप्त बनाते हैं, उसे हम उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दे दें, मान लीजिए कि 4 राहो, ठीक है, तो इसको जब हम एक संक्षिप्त छोटा करेंगे तो क्या जाएगा, चौराहा, चौराहा, ठीक है। तो ये जो इसको छोटा करके संक्षिप्त लाए, यही हमारा हो गया क्या, समाज हो गया, ठीक है। ये अलग अलग, ये अलग अलग है, इसका जब हम अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे तो ये हो जाएगा समाज विग्रह। अलग समाज को विग्रह कर देना, अलग कर देना, ठीक है, समाज का विग्रह अग्रह हो जाना, ठीक है। और जब इसी को हम जब जोड़कर एक साथ संक्षिप्त में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, समास, ठीक है। और ये समास क्या कहते हैं, सम सद पद, ठीक है। इसके 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। जैसे ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, ठीक है। तो ये था। अब हमने समास के 6 भेद पढ़े थे। इसमें तत्पुरुष समास था, फिर कर्मधारय समास था, और द्विगु समास था, बहुब्रीहि समास था। तो हमने पिछले अध्याय में तत्पुरुष समास का व्याख्या किया था, कैसे समझना है, ठीक है। उसके बाद हमने कर्मधारय समास को समझा था, उसके बाद द्विगु समास को समझा था, और बहुब्रीहि समास को समझा था। आज जो इसका जो और जो 2 भेद है, वो हो गया हमारा द्वंद्व समास और अविभाज्य समास। इसको आज हम व्याख्या करेंगे। लेकिन इसको समझाने से पहले हम बता दें कि देखिए, आपका जो समास होता है उसमें 2 समाज अंतर्गत थोड़े बड़े आते हैं। जैसे कि मान तत्पुरुष समाज का जो अभिप्राय होता है वो कर्मधारय समास होता है, और कर्मधारय समास से का जो होता है बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन समाज में सबसे इंपॉर्टेंट समास क्या होता है, वो होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास में क्या है कि इसके दोनों पद क्या होते हैं, दोनों को इसमें दोनों जैसा कोई भी पद, मान लीजिए कि सभी समाजों में पहला, किसी का पहला पूर्व पद यानी कि फर्स्ट पद आपका प्रधान होता है, किसी का दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, ठीक है, हो गया। और इन दोनों के पद में कारक चिन्हों का लोप होता है, ठीक है। और यह हम उसको है जो करके निकालते हैं, ठीक है। लेकिन बहुब्रीहि समास होता है, इसमें इसका पहला पद और दूसरा पद, ठीक है, दोनों पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन ये दोनों जब जुड़ते हैं, ठीक है, तो ये तीसरे यानी थर्ड पार्टी की ओर इशारा करता है, ठीक है। ये समाज बहुत ही डिफिकल्ट समाज है, इसलिए इसको बहुब्रीहि समाज है। बहुब्रीहि समाज होता है, बहुब्रीहि समाज जो होता है, ठीक है, ये वह है। बहुब्रीहि समाज को समझना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन ये ठीक है, पहला जान लीजिए। इसमें और समझने का तरीका क्या है कि इसे कोई पद प्रधान नहीं होता है, और सबसे पहला बात क्या है इसमें, क्या इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। क्या आता है, संख्यावाचक विशेषण दिखाता है, ठीक है। विशेषण में पहला पद, बस इसका यही एक चीज है कि संख्या पढ़ना है, ठीक है। और लेकिन ये जो पद होता है बहुब्रीहि समास, ये थोड़ा थोड़ा कर्मधारय समास से मिलता है, ठीक है, ठीक। तो चल, क्योंकि कर्मधारय समास में है जो आता है ना, है जो आता है, ये विशेषण में भी आ जाता है, और कर्मधारय समास में तो पहले ही सब बताया गया विशेषण में आता है। तो बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास को कैसे बनाएंगे, ये हम अगले क्लास में हम उसको रिटर्न वर्क में सीखेंगे। अभी हम जितने भी समास, जितने भेद थे उनके बारे में हम व्याख्या कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा समाज का आखिरी और अंतिम भाग है, परिभाषा का डिफाइन करना और उसकी जब को समझाना। आप जब परिभाषा लिखेंगे तो अलग से उदाहरण देंगे, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण होगा और कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण होगा, ठीक है। अब हम आते, हमारा हो गया
द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास कहते हैं या द्वंद्व समास भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, देखिए बीच में आपका ये है द्वंद्व समास भी से कहा जाता है, और द्वंद्व ये न है, ये द्वंद्व हो गया द न दन, द्वंद्व समास, ठीक है। मतलब हर किताब में अलग अलग स्पेलिंग में लिखा रहता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इस प्रकार में इसमें क्या होता है, द्वंद्व समाज में क्या होता है, द्वंद्व समाज में इस समाज में, इस समाज का जो शब्द होता है, इस समाज में शब्द होता है, इसमें जो पद होते हैं ना, दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है, दोनों पद, इसका पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। ये और एक और झमेला चीज हो गया, पहला वाला में नहीं था, उसके बाद में एक तो पद था। अब इसमें क्या है कि जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसका दोनों पद प्रधान होता है। अब तो ये और भी झमेला वाला समझ रहे हैं कि दोनों पद अगर मान लीजिए प्रधान होगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए जब दोनों पद अगर प्रधान होता है तब क्या होगा इसमें कि दोनों पद जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है, बड़ा नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि चौराहा होता है तो आगे का इसमें मैंने चौराहा तत्पुरुष समाज में जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, जो बड़ा होता है, लेकिन पहला पद छोटा। इसमें दोनों प्रधान में दोनों पद छोटा भी होता है और दोनों पद बड़ा भी होता है, लेकिन इसको हम समझते कैसे हैं कि ये द्वंद्व समास है या नहीं है। जब हमको इससे कोई शब्द मिलेगा, जब हम इसका विग्रह मतलब इसको अलग करके हम लिखेंगे तभी समझ में आएगा। इसका जो ट्रिक होता है क्या, इसको समझने का ट्रिक क्या है कि इसके बीच में विग्रह, जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह में हमारा विग्रह इक्वल टू अलग इक्वल टू विग्रह, जब हम विग्रह करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा हमारा, मैं और अथवा, ठीक है, अथवा या, ठीक है, ये चार चीज आएंगे। मैं भी आ सकते हैं और अथवा या, ये तीन चीज अगर मान लीजिए कि उसको विग्रह करने में आते हैं तब ये क्या हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास होता है। जैसे मान लीजिए कि माता पिता, दो शब्द देखते हैं जैसे कि माता और पिता, माता पिता, ठीक है, ये हमेशा स्त्रीलिंग लिंग में लिखा रहता है, ठीक है, ये लिंग वाला शब्द हो गया माता पिता, ठीक है, और बच्चा बच्ची। तो अब कैसे, ये तो बोलेंगे लिंग में भी आता है, ठीक है, लेकिन इसका अब ये द्वंद्व समास कैसे होगा, देखिए क्या होगा, ये जो डैश का चिन्ह जो देख रहे हैं इसमें माता और पिता लिखते हैं ना, माता और पिता, ठीक है, राम के माता राम के माता का नाम और पिता का नाम, ठीक है, राम का माता डैश पिता का नाम, ऐसे लेकिन माता और पिता, ठीक है, तो और आया ना, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा द्वंद्व समास, ठीक है। और इसमें क्या अथवा, अगर अथवा आता है, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि उतार चढ़ाव, तो इसमें क्या कर रही है, उतार या चढ़ाव, तो बीच में या आया, ठीक है, तो ये हो गया, समझ हो गया, ठीक है। अब क्या है दोबारा हो गया, जैसे कि अब मान लीजिए कि अथवा भी आता है, ठीक है, अथवा शब्द भी लगता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए गुण दोष, ठीक है, क्या है गुण दोष, तो क्या होगा, गुण या दोष नहीं लिखते हम, लिखेंगे गुण अथवा दोष। इसका जब हम विग्रह करेंगे तब ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया कि जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, परंतु इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैं और अथवा या का जब हम इसको विग्रह करेंगे, जब ये चारों आगम में चारों में से कोई भी वर्ड बीच में आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। अब हम चलते हैं छठे नंबर में अव्यय भाव समास, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए इसमें दोनों पद प्रधान क्यों था कि माता और पिता दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, गुण उसमें जो भी होगा इसमें का दोनों पद प्रधान ही होगा। मान लीजिए माता भी प्रधान होती है प्रमुख और पिता भी प्रमुख होता है, ठीक है, पाप और पुण्य दोनों पद प्रधान है इसके, रात दिन दोनों पद प्रधान है, सुबह शाम दोनों पद प्रधान है। ऐसा नहीं कि इसमें एक पद प्रधान है दूसरा पद को कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसे को हम अथवा या और मैं से अलग करेंगे, अलग करके लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, जब इसके बीच में आ जाता है तब हो जाएगा हमारा क्या द्वंद्व समास। अब हम समझते हैं अविभाज्य समास। इसमें क्या है कि जिस समास में पहला पद अवय हो और वही पद प्रधान हो तथा समस्त
पद भी अवय बन जाए तब ये अविभाज्य समास हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया कि इसमें ये बोला गया कि इसका जो पद होता है जिस समाज में पहला पद, इस समाज का पहला पद प्रधान हो, ठीक है, इसमें जिस समाज में पहला पद प्रधान होता है, समाज का पहला पद प्रधान हो और ये क्या हो, अवय हो, ठीक है। और जब हम इसको जोड़कर जब हम लिखेंगे, जब जोड़कर नया शब्द बनाएंगे तब भी वो अवय ही रहना चाहिए। इस ऐसे पद को हम क्या कहते हैं, अविभाज्य समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, ठीक है, आजीवन क्या हो गया, आजीवन, ठीक है। इसको अगर हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीवन भर, ठीक है। तो दोनों तो ये अविभाज्य हो गए। अवय का मतलब क्या होता है, अवय का मतलब समझ लीजिए कि ऐसे शब्द जो जिसमें कोई बदलाव नहीं होते। आजीवन को आप बदल ले सकते हैं और जीवन को आप बदल नहीं सकते। इसमें अगर इसको क्या हो गया, इसका पहला पद हो गया आ, ठीक है, तो आ और जीवन, ठीक है, जोड़ दे। आ का मतलब होता है भर, ठीक है, और जीवन, तो इसको यहाँ जब हमने बनाया जो समास का अलग क्या हो गया, जीवन भर हो गया। इसके दोनों पहला पद प्रधान है ही और ये क्या होता है, अवय हो गया, इसको आप बदल नहीं सकते। जीवन को क्या बदलेगा, जीवन को क्या लिंग स्त्रीलिंग संज्ञा बदल सकते हैं, नहीं हो सकते। जीवन का सर्वनाम नहीं होगा, जीवन का विशेषण नहीं होगा, जीवन का लिंग नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसे अविभाज्य समझ सकते हैं। तो जो आज तो इस कक्षा में हमने आपको समाज के पूरे 6 भागों को परिभाषा सहित एग्जाम्पल से समझाया है और आने वाली कक्षा में आपको इस समाज वर्ड दे रहेंगे, आपको समाज विग्रह करना होगा और उसको संस्कृत पद में वापस लाके समाज को समझना होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।